हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बुखाइब एजुकेटर। आप लोग बुखाइब एजुकेटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आप शेयर भी करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बुखाइब एजुकेटर जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का मज़ा देने के लिए बनाया गया है। इसमें हर तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर मौजूद हैं और आपको डिटेल में सारी बातें डिटेल में समझाया जाता है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं, और आप लोग अगर उतना पढ़ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम आप लोगों ने पहले से भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीसीएस का दे रहे हैं या जहाँ पर भी जो भी एग्ज़ाम आप देने के बारे में सोचे हुए हैं, इससे क्वेश्चंस श्योर एंड सर्टेन पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में तो काफ़ी कुछ बातें हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉन्साइज वे में टू द पॉइंट जो पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो ये 606 AD से लेकर 647 AD तक इसका शासन रहा था। वैसे हर्षवर्धन अपने वंश का एकमात्र ऐसा शासक नहीं था, इसके पहले से ही इनका वंश चल रहा था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन मूल रूप से किस वंश से बिलोंग करता था, ओरिजिनली इसके डायनेस्टी का नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जनरली ये बुक में नहीं मिलता है, तो आप नोट कर लेंगे कि हर्षवर्धन बिलोंग्स टू पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश से बिलोंग करते थे ये ओरिजिनली। और जब इनके पिता प्रभाकर वर्धन इस वंश के शासक बने, माने हर्षवर्धन के फादर का नाम भी हम लोग याद रखेंगे। इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जब इस वंश के शासक बने तो इन्होंने अपने ही सरनेम से इस वंश की स्थापना की, और इसीलिए हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के तो थे ओरिजिनली, लेकिन बाद में ये किस वंश के शासक बने गए? वर्धन वंश। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे और इनके मूल वंश का नाम था पुष्यभूति वंश। हम लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप इसे याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन का नाम। तो हर्षवर्धन वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन भारत का भारत का अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक। क्योंकि इसके बाद भारत में मुसलमानों का अटैक होना शुरू हो गया था, मुसलमानों का आक्रमण होना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे फिर मध्यकाल में भारत प्रवेश कर गया था।
और मध्यकाल में जनरली जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। मैंने पूरी तरह से भारत पर शासन करने वाला कोई हिंदू शासक हर्षवर्धन के बाद नहीं बन पाया, इसलिए इन्हें कहा जाता है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन ट्रांसफर्ड his capital from थानेसर जो कि हरियाणा में है, टू कन्नौज और कन्नौज कहां पर है? यूपी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेसर से हटाकर, थानेसर हरियाणा में स्थित है, वहां से हटाकर उन्होंने कन्नौज बना दिया। इसका कारण था हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री के पति का क्षेत्र था कन्नौज। तो जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो अपनी बहन की देखभाल करने के लिए हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने थानेसर से अपनी कैपिटल कन्नौज बना दिया। माने हर्षवर्धन के शासनकाल में अब यूपी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, कन्नौज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। जब प्रभाकर वर्धन का शासन था उसमें राजधानी थी थानेसर, और जब ये शासक बने तो उन्होंने थानेसर से अपनी राजधानी को बदलकर कन्नौज कर दिया। हम लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन को एक और नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य भी था। तो हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो नोन एज शिलादित्य। हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो नोन एज शिलादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना गया, शिलादित्य। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि हर्षवर्धन ना सिर्फ शासक थे बल्कि एक महान नाटककार भी थे। हर्षवर्धन वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। हर्षवर्धन वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। हर्षवर्धन एक महान नाटककार भी थे। ही रोट 3 बुक्स ऑफ ड्रामा। He wrote 3 books of drama. रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों ही नाटकों की किताब का नाम जो हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखी थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। हम लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन ने जो शासन किया वो नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र इनके पूरे अधिकार में था। नॉर्थ इंडिया से जब ये साउथ की तरफ बढ़ना चाहा, साउथ इंडिया की तरफ, तो इनका टक्कर हो गया चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड से। अब पुलकेशिन सेकंड ने इन्हें नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध में पराजित कर दिया था। इसीलिए हर्षवर्धन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सिमटकर रह गया था। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया। हम लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन वॉज
defeated by Harshvardhan was defeated by Pulkesin II. Harshvardhan was defeated by Pulkesin II. Pulkesin II, a ruler of Chalukya dynasty. A ruler of Chalukya dynasty. चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन II से हर्षवर्धन हार गया। एंड दिस बैटल वॉज हेल्ड बिसाइड द रिवर नर्मदा। और ये लड़ाई जो हुई हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन II की, नर्मदा नदी के किनारे। तो आप लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II, ए रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी बिसाइड द रिवर नर्मदा। हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध में पराजित कर दिया था। नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध में पराजित कर दिया था। हम लोग याद रखेंगे कि ये जो पुलकेशिन II थे, ये चालुक्य वंश का सबसे पावरफुल रूलर था। इसको भी आप लोग अलग से नोट कर लेंगे कि पुलकेशिन II वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि चालुक्य वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक निम्नलिखित में से कौन थे। तो फिर आपको याद रखना है पुलकेशिन II। और पुलकेशिन II का जो दरबारी कवि था रविकीर्ति वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II। रविकीर्ति, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि रविकीर्ति किसका दरबारी कवि था। तो रविकीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II। ये बात मैं पुलकेशिन II के बारे में बता रहा हूं, इसलिए आपको अलग से नोट करना है। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था और रविकीर्ति ने ही पुलकेशिन II के बारे में एक इंस्क्रिप्शंस में लिखा है, इनकी बहादुरी का वर्णन किया है, जिससे ये पता चलता है कि हर्षवर्धन को हराने का काम पुलकेशिन II ने किया। उस इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखेंगे आप कि रविकीर्ति इशूड द ए होल इंस्क्रिप्शन। रविकीर्ति ने ए होल अभिलेख जारी किया था। तो इसी ए होल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की बहादुरी का वर्णन किया गया है। और ये इंस्क्रिप्शन इशू करने का काम किसने किया है? रविकीर्ति कौन थे? कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II। तो ये सारी बातें मैंने आपको पुलकेशिन II के बारे में बताया। हर्षवर्धन को हराने का काम भी पुलकेशिन II ने किया, इसे आप याद रखेंगे। और यही कारण था कि साउथ इंडिया पर हर्षवर्धन का शासन नहीं हो पाया। हम लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन बहुत बड़े रिलीजियस टॉलरेंट शासक था, यानी धर्म सहिष्णु शासक था। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को ही समान रूप से महत्व दिया। तो हम लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन वॉज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड बुद्धा एंड सन। हर्षवर्धन भगवान शिव, भगवान बुद्ध तथा सूर्य के उपासक थे। तीनों की उपासना वो करते थे, भगवान शिव, भगवान बुद्ध और सूर्य के उपासक थे। हम लोग याद रखेंगे
कि हर्षवर्धन ने भी अपने शासनकाल में 5वां बौद्ध सम्मेलन करवाया था। 5वां बौद्ध सम्मेलन हर्षवर्धन ने भी करवाया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5वां बौद्ध सम्मेलन, 5वीं बौद्ध संगति किसके समय में हुई, तो हम लोग इसमें याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के समय में 5वीं बौद्ध संगति इन्होंने करवाई थी। और वैसे तो 4 बौद्ध संगति मैं आप लोगों को नोट करवा चुका हूँ, 5वीं बौद्ध संगति भी आप याद रखेंगे जो हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में करवाया था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट। बाणभट्ट was the court poet of हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ये दरबारी कवियों का नाम एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि किसके समय में था, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखेंगे। और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में जो किताब लिखी है उस बुक का भी नाम आप लोगों को याद रखनी है कि बाणभट्टा रोट द बुक हर्षचरित एंड कादम्बरी। हर्षचरित एंड कादम्बरी। बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादम्बरी पुस्तक लिखी। हर्षचरित तथा कादम्बरी पुस्तक लिखी। हम लोग याद रखेंगे कि हर्षचरित बुक संस्कृत में, यानी दोनों ही संस्कृत में ही थी। हर्षचरित जो उन्होंने संस्कृत में लिखी थी हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। इट इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी है, उनके बारे में जो हमें पता चलता है वो हर्षचरित से ही पता चलता है। और हर्षचरित को आप कह सकते हैं फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय एन इंडियन। किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई पहली इतिहास की पुस्तक हर्षचरित। किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई पहली इतिहास की पुस्तक हर्षचरित, जो किसने लिखा था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट को आप कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन। बाणभट्ट को प्रथम भारतीय इतिहासकार कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वैसे भारत के इतिहास को लिखने का काम वैसे पहले से शुरू हो चुका था। विंसेंट ए स्मिथ ने भारत के इतिहास को पहले ही लिख दिया था, लेकिन पहली बार अगर किसी भारतीय ने भारत का इतिहास लिखा तो वे थे बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो आप याद रखेंगे। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के ही टाइम में चीन का दूसरा बुद्धिस्ट ट्रैवलर वेनसांग भारत आया था। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो द सेकेंड बुद्धिस्ट ट्रैवलर Wensang came to India in 629 AD during the period of हर्षवर्धन। चीन का दूसरा बौद्ध यात्री वैनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। आप याद रखेंगे कि वैनसांग was called modern शाक्य मुनि and prince of pilgrims। वैनसांग को
आधुनिक शाक्य मुनि, आधुनिक शाक्य मुनि तथा यात्रियों का राजकुमार कहा गया, यात्रियों का राजकुमार कहा गया। ध्यान देंगे ये दोनों ही उपाधि वैनसांग के लिए दी गई है। इतिहासकारों ने इन्हें आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा और यात्रियों का राजकुमार भी कहा। अब आधुनिक शाक्य मुनि क्यों कहा गया वैनसांग को? क्योंकि वैनसांग जब यहाँ पर आया था तो नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस था, वहाँ पर किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ये पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है। हम लोग याद रखेंगे कि चूँकि ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने यहाँ पर इंडिया आए थे और गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि कहा गया, चूँकि गौतम बुद्ध के वंश का नाम, कुल का नाम शाक्य कुल था, तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का नाम था। तो इन्हें चूँकि गौतम बुद्ध के द्वारा जो स्थापित बौद्ध धर्म था उसी धर्म का अध्ययन करने के लिए इंडिया ये पहुंचा था, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे आधुनिक शाक्य मुनि कहा, माने आधुनिक शाक्य मुनि, इस समय का शाक्य मुनि कहा। और यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी विदेशी यात्री इंडिया में आए थे उसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम वैनसांग ही था और इसीलिए वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि वैनसांग जब यहाँ पर आया तो कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया, अभी मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग याद रखेंगे कि वैनसांग स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित, जो आज बड़गांव में खंडर के रूप में मौजूद है। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया, तो पिछली वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताया जा चुका है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुमार गुप्ता। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। इट वॉज द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड इट वॉज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध कहा गया और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। तो जिसमें ये आया था उसमें नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस था, जैसे आज ऑक्सफोर्ड फेमस है उस प्रकार पहले ये फेमस था। तो यहाँ पर वैनसांग पढ़ाई करने के लिए आया था। यहीं पर पढ़कर वे इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी बन चुके थे। तो स्टडी भी यहीं पर इन्होंने किया और यहीं पर इन्होंने सर्विस भी की वैनसांग। तो हम लोग याद रखेंगे कि वैनसांग ने इंडिया का भ्रमण किया और जो जो यहाँ पर उसने देखा, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सभी को उन्होंने अपनी एक यात्रा वृत्तांत में लिखा। एक बुक में इन्होंने अपनी बातें लिखी। उस बुक का नाम आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, आप याद रखेंगे कि वैनसांग रोट द बुक CUKI। वैनसांग ने CUKI नामक पुस्तक लिखी थी। CUKI नामक पुस्तक लिखी थी वैनसांग के द्वारा। जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम था CUKI। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि हर्षवर्धन खुद तो विद्वान थे ही, ये विद्वानों के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। आपको हर्षवर्धन के बारे में बताया गया कि बाण भट्ट इनके दरबार में दरबारी कवि थे। इनके अलावा कुछ और भी नाम हम लोग नोट कर लेंगे कि बाण भट्ट के अलावा और जो उनके दरबार में महान विद्वान रहते थे वो थे मयूर, दिवाकर। मयूर और दिवाकर भी हर्षवर्धन के समय के महान विद्वान में से आते थे।
तो वैनसांग भी हर्षवर्धन के दरबार में रहा, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर था। बाणभट्ट जो खुद दरबारी कवि हर्षवर्धन के थे। इसके अलावा दो और विद्वानों का नाम आप लोगों को याद रखना है, मयूर और दिवाकर वर ऑल्सो ग्रेट स्कॉलर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। मयूर और दिवाकर भी हर्षवर्धन के समय के महान विद्वान थे। ये भी हर्षवर्धन के दरबार में ही रहते थे। हम लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज सबसे मेन जगह थी। उत्तर प्रदेश का कन्नौज सबसे मेन जगह थी। और हर्षवर्धन का प्रशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन के शासनकाल में अवंती युद्ध तथा शांति दोनों के लिए ही अधिकारी माना जाता था। ये वॉर एंड पीस दोनों का अधिकारी अवंती कहलाता था। तो अवंती वॉज द ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। अवंती युद्ध और शांति दोनों के लिए ही अधिकारी था। उस पद का नाम था अवंती। हम लोग याद रखेंगे कि सिंहनाद वॉज द कमांडर इन चीफ। सिंहनाद वॉज द कमांडर इन चीफ। सिंहनाद। हाँ, तो बच्चों आप लोगों को मैं हर्षवर्धन के बारे में बता रहा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, हर तरह से इंडिया काफ़ी आगे बढ़ी। तो हर्षवर्धन की डेथ हो गई 647 AD में, और उनकी डेथ होते ही एक तरह से एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया समाप्त माना गया। इसके बाद इंडिया में धीरे धीरे मुसलमानों का आगमन शुरू हो गया था। तो हर्षवर्धन के बारे में जो आप लोगों को ये सारी बातें बताई गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसे ध्यान में रखेंगे और पूरी तरह से इसे लर्न कर जाएंगे, आप बाय हार्ट कर जाएंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। तो आप लोगों को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि बुखाई एजुकेटर्स जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वॉच करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।